लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये निकाला था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने दो तरह के एडजस्टमेंट देखे। एक एडजस्टमेंट क्या है, जो कि हमारा डिस्टिंक्ट विजन वाला एडजस्टमेंट था ना, और डिस्टिंक्ट विजन यस। वाले एडजस्टमेंट में हम लोगों ने अभी ये वाला काम करा। तो इसमें मैग्निफिकेशन जो है वो ये आएगा, और इस मैग्निफिकेशन को हमें याद रखना है। यस। और फिर इसमें हम लोगों ने कुछ अप्रोक्सीमेशन लिए थे, और अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद हम लोगों ने क्या बोला कि डेट वी नॉट क्या है, इज द, मतलब जहाँ पे इमेज, इंटरमीडिएट इमेज बना। हाँ इमेज बना, तो लेट्स से दिस इज द इमेज, और जो ऑब्जेक्ट रखा वो यू नॉट पे रखा हुआ है, क्योंकि ये जो यू नॉट है वो काफ़ी कम डिस्टेंस पे है, और एफ का जो है जो वैल्यू होता है वो भी बहुत कम होता है। तो एफ नॉट और यू नॉट जो होता है वो लगभग लगभग सेम होता है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन ये हर एक जगह पे यूज़ नहीं करेंगे, जब हमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकालना है तो। दूसरा चीज़, जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप लेंगे, वो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप जो है वो इन दोनों के समेशन के बराबर होता है। तो लगभग लगभग एफ नॉट प्लस ऑफ एफ ई के बराबर होगा। ओके। अब यहाँ पे भी समझो अच्छे तरीके से, ये क्या हो गया, इन दोनों के समेशन के बराबर। लेकिन अब एफ ओ और एफ ई की बात करें, तो इसमें से एफ ई जो होता है वो भी छोटा होता है। एफ ई क्या होता एफ है, ई वो छोटा। छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, एफ ओ के रेस्पेक्ट में। क्यों, एफ ई का मेन काम, जो आई पीस का जो मेन काम है वो क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। तो मैग्नीफाई करने के लिए क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी कम होना चाहिए, है ना। कंपेयर टू दिस वन, रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी लेस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने का मतलब फोकल लेंथ इसका कम होगा, और फोकल लेंथ कम हुआ तो मैं इसके रेस्पेक्ट में इसके वैल्यू को बोल सकता हूँ कि हाँ लगभग लगभग जे एल जो होगा वो वी नॉट के आसपास में हो जाएगा। अब ये अप्रोक्सीमेशन है, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन समझ में गया। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ यूज़ करें, है ना, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन को ओके। देख के करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ नहीं करना है, उसने दे रखा होगा कि हाँ ऑब्जेक्ट को इस जगह रखा गया है ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो बेशक है कि वी नॉट और यू नॉट का वैल्यू निकल करके आंसर आएगा। ओके। ठीक है, और अगर नहीं गिवन है, बस बोल रखा है कि ये मैग्निफिकेशन निकालना है तुम्हें और दोनों का एफ दे रखा है, तुम आराम से फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा नया फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन का बन जाएगा, डेट मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू एल एल बाई बाय यू एफ नॉट। नॉट। अब वैल्यू के साथ पुट करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + t/Fe। ये फाइनल रिजल्ट है। सर आया था इसका क्वेश्चन मेरे सेशन में। हम्म। तो बस अभी के लिए फॉर्मूले याद रखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ होते जाएगा। नेक्स्ट इसमें है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नॉट एन एडजस्टमेंट। फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमें देखना है कि अब फॉर्मूला क्या होगा। देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस आई लेंस, पी। यही दोनों मुझे निकालना होता है। ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अभी भी वैसा ही रखा रहेगा, ये इस तरीके से इमेज बना रहा होगा, ये ऐसे करके। अब मुझे इसको एग्जैक्टली फोकस पे रखना पड़ेगा, तभी तो लाइट रेज जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल जाएंगे, हम्म। है ना।
तो ये किधर बनेगा जा करके, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा रे डायग्राम बनेगा, मैं बना रहा हूँ अच्छे से। तो इसमें दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस लेंस है, तो नेट मैग्निफिकेशन विल बी इन दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन। ऊपर देखो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था ऑब्जेक्टिव डी बाई एफ। लेंस का, है ना, वो कितना था, यस सर। वी डी नॉट बाई एफ। बाय यू नॉट। आईपीस का जो होगा वो मैग्निफिकेशन, क्या हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस। याद है ना, अगर यस ऑब्जेक्ट सर। इन्फिनिटी पे हो तो डी बाय एफ एफ। था। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर लिया। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, वी नॉट डी यू नॉट एफ। यस सर। ये है। अब ये वापस से फॉर्मूला हमारा सही वाला है, और अगर इसमें मुझे अप्रोक्सीमेशन लेना हो तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यू ई को ये एफ नॉट डाल सकते हैं। हाँ, तो इस जगह पे वी नॉट कितना हो जाएगा हमारा, एल के बराबर, एल। और यू नॉट कितना हो जाएगा, एफ ओ। एफ ओ के बराबर। पहले उसको पुट कर लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ एल डिवाइडेड बाय एफ ओ इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ई। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा फोकल लेंथ दोनों का कितना है, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंथ। और मैग्निफिकेशन ज़्यादा तब होगा अगर दोनों का छोटा ऑब्जेक्टिव रहा का फोकल। और आईपीस का फोकल लेंथ छोटा हो तो। मतलब पावर ज्यादा होना चाहिए लेंस का। हाँ, ये हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, दैट इज टेलीस्कोप। हम्म। टेलीस्कोप में दो चीज़ आता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आता है, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आता है, ठीक है। तो यस। हालांकि कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, फॉर्मूले में उतना कुछ खास आता नहीं है। देखो क्या है कि जब हम लोग टेलीस्कोप यूज करते हैं तो एक होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है, सामने का जो अपर्चर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अपर्चर बड़ा बोला है मैंने, अभी एफ के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। तो अपर्चर बड़ा रखने का रीज़न ये होता है कि लाइट जो है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तभी तो मैं इमेज बना पाऊंगा। अदरवाइज मुझे यस। बहुत ही ज़्यादा डिम दिखेगा, इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो तुमने टेलीस्कोप वगैरह जब देखा होगा, उसका सामने का जो वो जो अपर्चर है, अपर्चर इन द सेंस एरिया, पाई आर स्क्वायर वाला एरिया, वो काफ़ी बड़ा होता यस। है ना, ताकि लाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन कर पाए। अब लाइट जो है इन्फिनिटी से आ रहे हैं, स्टार्स वगैरह को देखते हैं ना, उनको देख रहे हैं, किसी चीज़ को भी देख रहे हैं, तो लाइट तो इन्फिनिटी से ही आ रहे हैं, और लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो वो कैसे होंगे, पैरेलल। ये यस। दोनों रेज पैरेलली इंसिडेंट हुए इसके ऊपर। पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करते हैं, फोकस। फोकल प्लेन पे, ओके हाँ। ये है ना। इसका फोकल प्लेन कहाँ पे बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, इस जगह पे बनेगा ऐसा। तो इस जगह पे इमेज बना, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस,
आईपीस लेंस आएगा। तो आईपीस लेंस का काम क्या रहेगा, अब इसको थोड़ा मैग्नीफाई करना। पहले वाले लेंस का क्या काम है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये सारे रेज पैरेलल आ रहे हैं और काफ़ी दूर से आ रहे हैं। चश्मे जैसा और दूसरे वाले का काम रहेगा कि मैं मैग्नीफाई इसको करना। मैग्नीफाई करूँ। तो अब एक मैंने यहाँ पे लेंस यूज़ करा और ये हमारा आईपीस लेंस। तो आईपीस लेंस अब इसको मैग्नीफाई करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए दो तरह के एडजस्टमेंट हमारे पास बन जाएंगे, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक इन्फिनिटी के लिए। नॉर्मल डिस्टेंट व्यू। नॉर्मल एडजस्टमेंट और दूसरा डिस्टिंक्ट के लिए ना, हाँ। ऐसे डिपेंड करता है कि ये किस जगह पे बन रहा है। तो पहला ले लेता हूँ मैं। तो if the final image is formed at D, ठीक है, if final image is formed at D, डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म कर रहा है। अब क्योंकि चीज़ें यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रहा है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर लें, थीटा। ये जो चीज़ है, हाँ, टेन थीटा नॉट, तो एक ये थीटा वाला होगा, थीटा नॉट, और इस जगह से इसके वैल्यू को यूज़ कर लेता हूँ मैं। एक इमेज वाला ले लेता हूँ और एक ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, ये जो है ये थीटा नॉट है, बराबर। तो ये जो एंगल है ये भी थीटा नॉट होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा, मैग्निफिकेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब ये जो एंगल है ये है हमारा थीटा आई, है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन के लिए, थीटा आई बाय थीटा। बिल्कुल। तो अब वापस से चलते हैं टेन थीटा आई पे एंड टेन थीटा नॉट पे। अब थीटा नॉट तुम चाहे तो इधर से निकाल लो, चाहे तुम इधर से निकाल लो। इस तरफ से निकालेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। इजी एच आ जाएगा। ये मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट जो है I है, बराबर। सर इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रहता है ना सर आईपीस से, एस्ट्रोनॉमिकल में उल्टा रहता ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, है, इसमें उल्टा है ना। अपर्चर उसका बड़ा होगा ना। अभी एफ के बारे में बात करेंगे, है ना, जब फॉर्मूला निकलेगा तब एफ के बारे में कमेंट करूंगा मैं। अभी बस अपर्चर के ओके। बारे में बता रहा हूँ। हाँ, अपर्चर जो है इसका काफ़ी बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, रीज़न बताया था। इंटेंसिटी ओके, तो टेन थीटा नोड कितना हो जाएगा बताओ। अगर इसका हाइट मैं एच डैश बोल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, एच बाई वी एच ओ, अपॉन वी ओ, एच बाई वी ओ, या फिर एफ है ना वो, एच एच बाई एफ, डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ। एफ किधर, पी आई होगा ना। अरे पी आई है ना। ओके। ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं। नहीं सर वो फोकल लेंथ है ना पी आई तो। नहीं नहीं, अभी उसका फोकल लेंथ होगा वो बाद की बात है ना, बस अभी मैं डिस्टेंस पुट कर रहा हूँ, पी ओके। आई पुट कर अच्छा दिया, हाँ। ठीक है। और इस जगह पे ये कितना हो जाएगा, एच नॉट अपॉन आई क्यू, एच सॉरी एच डैश अपॉन आई क्यू। एच डैश अपॉन आई क्यू, क्यू आई, ये हो गया। अब आई पीस के लिए मैं लिख सकता हूँ डेट वन बाई वी
माइनस 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE, ऐसा। और 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE प्लस 1/D लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आया ये? और यस मैग्निफिकेशन सर। इस जगह से कितना आ जाएगा? अब मुझे मैग्निफिकेशन के वैल्यूज को पुट करना है। क्या चाहिए था मैग्निफिकेशन में? हाइट एच डैश से कैंसिल हो गया, हम्म, तो थीटा फाइनल बाय थीटा इनिशियल मतलब क्यू पी आई अपॉन क्यू आई। या तो तुम मैग्निफिकेशन इस तरीके से लिख लो, मैग्निफिकेशन जो नेट होगा वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, इस आई। तरीके से कर सकते हैं, है ना। दोनों फार्मूला को हम लोग ओपन रखते हैं, जिस समय पे जो चीज़ लगेगा वो कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन ये किसका हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का, और ये नहीं, ये मैग्निफिकेशन है हमारा ऑब्जेक्टिव का, और ये मैग्निफिकेशन है आईपीस का। ओके। क्योंकि इंटरमीडिएट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, नहीं समझ में आया? मैग्निफिकेशन ऑफ इनटू मैग्निफिकेशन ई, तो मान लो इस जगह पे ये एच नॉट होता और ये एच डैश है, एच डैश अपॉन एच नॉट होता, और आई पीस के लिए क्या होता है, ये एक इमेज फॉर्म होता है एच डबल डैश वाला, एच एच डबल डबल डैश, डैश बाय एच डैश। बराबर। तो फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो एक तो तरीका यही था मैग्निफिकेशन निकालने का, और दूसरा तरीका ये है हमारा मैग्निफिकेशन निकालने का। तो अब दोनों को जब साथ में पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई, 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाय डी। एक तो वी बाई यू होता है, तो वी बाई यू वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये जो चीज़ है 1/u निकला, और इससे हमारा ये मैग्निफिकेशन आया आई पीस का, और उसका तो फोकस पे ही बन रहा है, उसका डायरेक्टली मैंने लिख दिया। तो ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया इस वाले में, अगर हम लोग अच्छे तरीके से देखें तो जो नेट मैग्निफिकेशन है वो कब बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन विल बी ये लार्जर छोटा इफ, होगा। ओनली इफ द एफ नॉट इज बहुत बड़ा हम्म। एंड एफ ई इज छोटा। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो, जब कंस्ट्रक्शन हुआ था तो उस समय मैंने इसका अपर्चर को तो बड़ा रखा ही था, लेकिन अब मुझे इसके फोकल लेंथ को भी बड़ा रखना पड़ेगा। फोकल लेंथ मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, मतलब ये क्या होना यस। चाहिए, बड़ा होने के कारण से ये जो होगा थिन होगा, अच्छा हाँ, पावर कम हो जाएगा उसका। है ना। तो इसके कारण से जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमने बड़ा कर दिया, अपर्चर को भी बड़ा रख दिया, इसके कारण से उसको सपोर्ट दे पाना, ग्लास होता है ना, सपोर्ट दे पाना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो जो टेलीस्कोप्स वगैरह बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली इस रीज़न से होते हैं कि उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो काफ़ी अच्छे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब क्या बोलूँ, काफ़ी अच्छा मतलब क्वालिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा चीज़ है कि इसमें एब्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो डिफरेंट कलर्स हैं उसके अलग अलग जगह पे इमेज नहीं बनना चाहिए, तो वो भी करेक्शन किया जाता है। मेरी बात नहीं कैसे? समझ में आई? जैसे कि प्रिज्म में हम लोग ने देखा था ना, अगर कोई भी लाइट यस सर, वो समझा, वाइट, अब्रेवेशन होगा। हाँ, सर लेकिन फिक्स कैसे करते हैं सर, आपने वो लिया नहीं था टॉपिक। फिक्स करने के लिए भी मैं एक लूंगा छोटा सा भी चीज़ बताऊंगा। ओके। लेंस के लिए जैसे हम लोगों ने प्रिज्म के लिए क्रोमेटिक एब्रेशन फिक्स कैसे करते हैं ले लिया था, राउंड हाँ, प्रिज्म एंड फ्लैट प्रिज्म, है ना। न्यूटन। दोनों उसी तरीके से यहाँ पे भी दो लेंस को लेकर के चलते हैं हम लोग, जिसके कॉम्बिनेशन के कारण से मुझे फाइनल वो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो मतलब 3 लेंस है क्या टेलीस्कोप में भी? अंदर बहुत सारे सेटअप वगैरह लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ करना होता है ना।
उसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ यही हो, मिरर भी लगा होता सेम है ना। कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है इस चीज़ का कि हाँ, इस टाइप से अगर मैं दो लेंस को लगा दूँ तो मेरे को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बन जाएगा काइंड ऑफ। सर अब एक टेलीस्कोप टूटा ना सर कहीं तो, बहुत बड़ा सा। नहीं है मुझे कहाँ पे टूटा। सर ये बहुत बड़ा था, रशिया का, मतलब वो एक्चुअली फील्ड में बनाया था पूरा बड़ा सा टेलीस्कोप। उसको उठा रहे थे, मतलब टूट हम्म। गया। वानखड़े स्टेडियम जितना बड़ा था वो टेलीस्कोप, टूट गया। अच्छा, तो ये चीज़ है हमारा, है ना। और इसी में अगर हमारा ऐसा एडजस्टमेंट होगा कि अगर हमारा इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रहा है, दूसरा एडजस्टमेंट, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाला तो काफ़ी आसान है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है और वो उस जगह पे जा करके बन रहा है। ये FP पे लाइट रे बना। इस तरीके से आया और ये इस जगह पे इमेज फॉर्म कर रहा है और इस जगह पे एक और लेंस है जो कि इसके कारण से भी कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। हम्म। हाँ, तो फैक्टर्स करेंगे तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा। तो मैग्निफिकेशन बताओ दोनों का कितना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पहले का तो, D/F हो जाएगा, एक नॉर्मलिटी का स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव ही आई पीस बताओ। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल्स टू D/F। ये एंगल है ना, इसको एच डैश बोल लेता हूँ मैं, एच डैश। और ये लेंथ कितना हो जाएगा एफ ओ, और ये लेंथ कितना हो जाएगा एफ ई। FE। तभी तो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो एम ओ बताओ कितना होगा। MO। एच डैश डिवाइडेड अपॉन बाय एफ ओ। FO। और एम ई कितना हो जाएगा, ये क्या निकाला हम लोगों ने, थीटा नॉट निकाला है, विच इज टेन थीटा नॉट बेसिकली। एम ई कितना हो जाएगा, एच H डैश dash by डिवाइड बाय एफ ई। एफ ई। F। अब साइन के साथ हम लोग ले लेंगे, नेगेटिव साइन इसमें आ जाएगा और इसमें पॉजिटिव साइन होगा। तो नेट मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, एम ओ इंटू एम ई। और ये कितना आ जाएगा, H dash स्क्वायर। दोनों के वैल्यूज स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो गए। डिवीजन हाँ में सर। जाएगा, डिवीजन में जाएगा नहीं, हाँ वो एच। कैंसिल आउट हो जाता है शायद। एक्चुअल में देखो थीटा A/, ये एंगल को डिवाइड करना होता है, याद करो फाइनल मैग्निफिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, एंगल को डिवाइड किया थीटा था। I तो by ये थीटा। इसका मैग्निफिकेशन नहीं है, ठीक है। मैग्निफिकेशन जब हम लोगों ने निकाला था तो उसमें क्या लिखा था, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो इमेज का फाइनल होगा एंगल और डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट का फाइनल एंगल। याद आ रहा है क्या, हाँ सर। एंगुलर मैग्निफिकेशन में जो हम लोग, तो इनके हाँ वैल्यूज ये को एंगुलर है। डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने इसको नॉर्मल मैग्निफिकेशन ले लिया था। तो अब इसके वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एच डैश डिवाइडेड बाय एफ ई डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ। एच डैश कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस ऑफ एफ नॉट डिवाइड बाय एफ ई आ जाएगा। फिर से नेट मैग्निफिकेशन एफ ओ डिवाइड बाय एफ ई आएगा। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो इन्फिनिटी के लिए ये मैग्निफिकेशन रहेगा जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। नॉर्मल। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या रहेगा कि
बस एक लेंस को और इंसर्ट किया जाता है ताकि वो इन्वर्टेड इमेज को सीधा देख पाए। समझ में आया क्या? अच्छा, मतलब इसमें उल्टा बनता है ना, हम्म। जो बॉडीज बनती है उसका उल्टा बन जाता है, हाँ। लेकिन चांद का तो चांद जैसे दिखेगा। हाँ, राउंड होगा, लेकिन जो पोजीशंस होंगे स्पेसिफिकेशन। गड्ढे वड्ढे के, वो हाँ। इंटरचेंज है ना, वो इन्वर्ट हो गया। तो टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाने के लिए बस बीच में एक लेंस इंसर्ट किया जाता है। वो उसका काम इतना सही होता है कि वो जो उल्टा इमेज बना है उसको सीधा कर दे। तो इस जगह से इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं, पैरेलल लाइट रेज, और ये पैरेलल लाइट रेज इसी जगह पे जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे इधर। अब इस जगह पे एक और लेंस लगा हुआ है। इस लेंस का काम क्या है? ये लेंस इसको बस सीधा कर देगा। तो लाइट रे इस तरफ से आया और जस्ट ये 2f पे रखा होता है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये 2f पे बना देगा फाइनल इमेज, ऐसा जस्ट सीधा कर दिया उसको। मैग्निफिकेशन लेंस 1 रहेगा इस लेंस का। और टू ये एफ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे? क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे 2f? लेंस है ना। हाँ, तो लेंस है ना, f इज फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f हो गया ना। तो मेरे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा रेडियस का। क्या? सर हम लोग क्या लिखते अरे हैं, हम लोग रेडियस ऑफ लेंस कर्वेचर। अगर बनाते हैं तो ये लिखते हैं ना, एक फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हाँ। डिस्टेंस कितना होता है f, और ये डिस्टेंस कितना होता है 2f। पैरेक्सियल रेस के लिए जब बातें करते हैं तो अच्छा नहीं समझ में आया क्या? सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो भी है। f की बात करो तो वो म्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन कब? जब हमारे काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होंगे, है कि नहीं? लेकिन जनरल केस में हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, मान के चलते हैं सिंगल वेवलेंथ। तो सिंगल वेवलेंथ तो एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, फिर 2f लेंगे इसलिए। उसके बाद फिर एक आई पीस का होगा और इसमें लाइट रेज आएंगे। तो अब इसको मैग्नीफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है किस जगह पे बनाना है मुझे, इन्फिनिटी पे बनाना है या फिर कहीं और बनाना है। इस जगह से इमेज इसका बन सकता है। तो बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग पावर। हम्म। 1.22 लैम्डा बाई डी। फिर डिराइव होता है या फिर ऐसे ही? नहीं, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। इसका डेरिवेशन हमारे लेवल के लिए नहीं है। तो क्या होता है, मान लो कि हमारे पास कोई भी लेंस है, और लेंस से हम कोई भी चीज़ों को देखते हैं, और देखते हैं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, कोई दो ऑब्जेक्ट हो पास पास में तो उसको अलग अलग देखते हैं। पहला हम लोग माइक्रोस्कोप के लिए देख लेते हैं। अलग अलग देखते सब समझे। देखो मैं समझा रहा हूँ अभी। जब माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो भी माइक्रोस्कोप है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, सेल्स को देखते हैं, मतलब काफ़ी हम्म। छोटे लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं। जब ये जो दो पॉइंट्स हैं मुझे बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट दिखेगा माइक्रोस्कोप से देखने पे, तब मैं बोल सकता हूँ क्या इसका रिजॉल्विंग जो लिमिट है या फिर रिजॉल्विंग जो पावर है काफ़ी अच्छा है।
लेकिन अगर ये सेपरेट दिखना चाहिए। दोनों जो इमेज बन रहा है वो ओवरलैपिंग इमेज दिख रहा है मुझे, तो फिर रिजॉल्विंग लिमिट इसका खराब है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये तो जो मतलब दोनों पास पास सटे सटे दिखेंगे, अलग अलग डिपेंड करेंगे, वो इस पे डिपेंड कर रहे हैं हाँ अपना हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे होता है ना, है। कि जब ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा क्लोज या फिर काफी ज्यादा दूर होता है उस समय प्रॉब्लम होता है। जैसे कि तुमने आसमान में बहुत सारे स्टार्स को कोइंसाइड करते हुए देखा होगा, ये दो स्टार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। मैं नहीं देखा है तुमने? यहाँ तो स्टार्स ही नहीं दिखते। तो मुंबई है मुंबई। हाँ, तो ये ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा दूर होते हैं तो उसके जो लाइंस आ रहे होते हैं वो पैरेलल होते हैं। और जब लेंस होता है, लेंस क्या करता है, उसको कन्वर्ज करने की कोशिश करता है फोकस के पास। तो जो इतना दूर था वो फोकस के पास एकदम कॉम्पैक्ट जगह में कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहा है, वहां पे इमेज फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके जो इमेजेस हैं वो ओवरलैप करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो एक इमेज ओके शार्पनेस ओके। इस लोकेशन पे आया, दूसरा इमेज का शार्पनेस जो है वो इस लोकेशन पे आया। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस वरना एक ज़्यादा ही है, दिखेगा। हाँ, तो मुझे हम्म। दोनों डिस्टिंक्ट दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे। लेकिन अगर कुछ इमेज इस टाइप का होगा तो ये ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं पता चल पाएगा। है ना? तो इसमें क्या हुआ, दोनों की इंटेंसिटी तो है लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुका है। अब ओवरलैप होने के कारण से क्या होगा, दो का एक। हाँ, ब्लर दिखेगा, या फिर मैं अच्छे तरीके से उसको डिस्टिंक्ट नहीं बोल पाऊँ, अलग अलग नहीं बोल पाऊँ। समझ में आया? तो ये जो लेंस है, इस लेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया मैंने और ये जो लेंस रखा है हमने, ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग रिजॉल्विंग लिमिट जो है वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बोल सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस या फिर टू पॉइंट्स एट विच दे आर जस्ट डिस्टिंक्ट। क्या है ये रिजॉल्विंग लिमिट? द मिनिमम डिस्टेंस between the objects or two lines, ठीक है, at which they are just distinct। ठीक है, मुझे बिल्कुल अलग अलग देखना है तो ये डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, तो इसको हम लोग रिजॉल्विंग लिमिट बोलेंगे। तो हाँ रिजॉल्विंग लिमिट लिमिट और रिजॉल्विंग पावर जो है वो इनवर्सली वन बाई प्रोपोर्शनल होता है, या फिर इक्वल टू कर लो इसको। एट है। तो रिजॉल्विंग लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा होता है, where mu is the refractive index of the lens and lambda is the wavelength of the light used, and theta कौन सा है, हाफ एम, हाफ एम लैम्डा वेवलेंथ एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें रिजॉल्विंग पावर कितना हो जाएगा, ये तो हमारा रिजॉल्विंग लिमिट है। टू म्यू रिजॉल्विंग साइन पावर भी, हाँ, थीटा बाय। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सर ये टू, म्यू किसका है, वो जो लेंस यूज कर रहे हैं? हम्म, और लैम्डा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, और वेवलेंथ। वेवलेंथ जो भी लाइट यूज किया गया, इस जगह पे ओके म्यू अच्छा। इंटू साइन थीटा को हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर के नाम से जानते हैं। जेई में एक बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर।
लेकिन क्वेश्चन में पहले ही उसने ने न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है बताया था, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं। न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है उन्होंने अच्छे तरीके से पहले बताया था, उसके बाद फिर आगे काम कराया था उसने। अब टेलीस्कोप पे आते हैं हम लोग। हो गया ना। टेलीस्कोप में क्या होता है, जो काफी ज्यादा दूर होते हैं चीजें उसे हम लोग देख रहे होते हैं, उसका काम भी वही चीज है। अगर कोई भी बहुत ज़्यादा दूर है ऑब्जेक्ट्स, तो लेट से दो पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकल प्लेन में। हम्म, फोकल प्लेन में इमेज बनेगा। तो इसके दो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होगा मैं भी बताता हूँ। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इस जगह पे, इसके बीच का डिस्टेंस अभी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब ये फोकल प्लेन में बनेगा, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी है ना, ये इन्फिनिटी पे, जब ये फोकल कम प्लेन ही में होगा बनेगा इसमें। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पास आ जाएंगे, हाँ। और बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ऊपर। है ना। तो ओवरलैप नहीं करना यस। चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तभी मैं दोनों इमेज को अलग अलग देख पाऊंगा। तो ये कुछ एंगल मेंटेन कर रहा होगा लेंस पे, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज द स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन। कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, लेट से मेरा अगर आंख है इस जगह पे, तो ये दो जो स्टार्स होंगे कुछ एंगल सबटेंड करेंगे। बहुत छोटा होगा ना, लाइन हाँ, जैसा हो जाएगा। काफी छोटा होगा, उसको डी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन d theta between two objects whose image are distinct, ठीक है, इट्स कॉल्ड रिजॉल्विंग लिमिट। तो रिजॉल्विंग लिमिट का जो फॉर्मूला होता है, मतलब कि जो डी थीटा है, सो रिजॉल्विंग लिमिट is equals to 1.22 lambda divided by a। अब a क्या चीज है, a is the aperture of objective lens, रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा 1 by d theta, that will be equals to a divided by 1. कोई सा एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा तो याद रहेगा ही रहेगा। रिजॉल्विंग लिमिट याद रहेगा तो रिजॉल्विंग पावर तो जस्ट उल्टा करना है इसको। ए को मैं लिख देता हूँ, ए इज अपर्चर, and lambda is the wavelength of the light। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाते हैं, सेंटेंस में मैं लिख करके देता हूँ, तुम लोग करना है। तो बोला गया है फाइंड द हाफ एंगुलर विड्थ, लिखता हूँ
एक मिनट, इसको बाद में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Find the separation of two points on the moon that can be resolved that can be resolved by 500 centimeter telescope। आर्मेचर लेंथ है। ठीक है, बोला गया है the distance of the moon is 3.8 into 10 raised to power 5 kilometer। The is most sensitive light of the wavelength lambda दे रखा है 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, निकालो, सॉल्व करो इसको। सर 500 लेंथ का तो वो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है बस। थीटा एक्स बाई डी हो जाएगा ना, सेपरेशन डिवाइड बाय डिस्टेंस। देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले तो मैं डी थीटा निकाल लेता हूँ, इट इज रिजॉल्विंग लिमिट कितना हो जाएगा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। इसके वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, लैम्डा वगैरह गिवन 1.22 इंटू 5500 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 डिवाइड बाय अपर्चर 500 सेंटीमीटर -2। तो कैंसिल आउट होने के बाद लगभग ये कितना आ रहा है डी थीटा 13.4 आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जो डी थीटा है ये वाला एंगल है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मुझे सेपरेशन चाहिए x, है ना। तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है r इंटू डी थीटा। ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हें मून से दे रखा है दिस मच, s इज इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा होगा, ds इज इक्वल्स टू जो भी बोलो, वैल्यूज को पुट करो तो उधर नहीं आएगा। समझ में आया। सर तो बहुत पास हो गया, मतलब सोचेंगे तो हाँ, प्रैक्टिकल। तो ये तुम्हें मीटर में निकल के आ जाएगा लगभग 50.9 मीटर। सर 9। उतना ही तो बोला था मैं। हाँ तुमने कितना 501 बोला था? सर नहीं 50 बोला था मैं। छोड़ो। मुझे तो वही सुनाई दिया, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसी में थोड़ा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे देंगे कि रिजॉल्विंग लिमिट ना निकाल करके तुम अपर्चर निकाल लो, है ना, सारे वैल्यूज वगैरह गिवन होंगे तो उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो किसी किसी जगह पे जो डायमीटर है, डायमीटर को भी अपर्चर लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। सर
सर एक चीज पूछना है, मतलब कि अगर किसी चीज से टेलीस्कोप को देख रहे हैं, उसका बस इमेज पास में आ जाएगा ना, ना कि वो मैग्नीफाई हो जाएगा? एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं सर टेलीस्कोप के। में, हाँ। है ना, टेलीस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, जब पहले दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन देखने नहीं रहे, हम लोग एक लेंस का देख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का देखें तो वो तो डिमिनिस्ड बनाता है हमारा इमेज, बराबर। तो इमेज हाँ। जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि इन्फिनिटी पे काफ़ी बड़ा था, जब पहुंच के आया वो फोकस के पास बना तो काफ़ी छोटा बना। और जब हम लोग हाँ। वापस से लगाते हैं आईपीस लेंस, आईपीस लेंस उसको क्या करता है, मैग्नीफाई करता है फिर से, जो छोटा इमेज बना हुआ था, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से उसको देख पाए। समझ में आया क्या? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ऐसा है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप the magnifying power of the telescope if found to be 9, and the separation between the lenses is 20 centimeter for relaxed eye. What are the focal lengths of the lenses? Of the lenses. सॉल्व करो इसको, समझ में आ ही एक गया होगा। तो क्वाड्रेटिक बनना। इस वाले में सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होगा, डेट विल बी इक्वल्स टू V0/2। कैपिटल, हाँ दोनों को अलग अलग मैग्निफिकेशन ले लेता हूँ। रिलैक्स्ड आई है, इसका मतलब क्या, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। तो कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ ले लेता हूँ इसको। और जो सेपरेशन है दोनों लेंस के बीच का, वो दे रखा है तुम्हें, कितना है, अच्छा। 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द लेंस क्या होता है, दोनों एफ का समेशन अप्रोक्सीमेटली। तो दिस 20 इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ, हम्म। है ना, समझ में आया। तो इधर से मैं हम्म। किसी भी एक का वैल्यू निकाल सकता हूँ। डेट मैग्निफिकेशन जो गिवन है डेट इज 9 कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ, सो कैपिटल एफ विल बी इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ। अब इसके वैल्यू को हाँ मैं, सर। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है काइंड, इसमें वैल्यूज को पुट कर लेंगे, आंसर आ 2 जाएगा, और 18 हो जाएगा। ठीक है। यस। सो 10f इज इक्वल्स टू 20, सो f इज इक्वल्स टू 2, और f2 आ गया है हमारा, तो स्मॉल f कितना हो जाएगा, 18। 18, ठीक है क्या, स्मॉल यस सर। f निकलेगा ना, ये स्मॉल f और ये कैपिटल f। ऑब्जेक्टिव का बड़ा है जो कि। समझ में आएगा। सिंपल, अगर क्वेश्चन जैसा दिया होगा उस तरह के हमें अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे, और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक टेलीस्कोप है, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जा रहा है, ठीक है? और फोकल लेंथ दिया गया है, टेलीस्कोप हैविंग फोकल लेंथ लेट्स से, एक का फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है और एक का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप? व्हाट इज द एंगुलर
मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप हमें निकालना है फॉर रिलैक्स टाइम। 8 आ जाएगा ना? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन, ये भी निकाल लो व्हाट। 18। हाँ, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस? बस वीडियो डाल देना। सॉल्व कर लिया होगा, हाँ। काफी यस आसान। सर। हाँ ये दो लेंसेस हैं और दो एडजस्टमेंट के लिए, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक हम लोग डिस्टिंक्ट विजन वाला एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा डेट विल बी दोनों फोकल लेंथ का बस रेशियो लेते हैं। रिलैक्स टाइम। हाँ, 16/2 विल बी इक्वल्स टू 8। सेपरेशन बिटवीन लेंसेस कितना हो जाएगा? दिस लेंस के बीच का सेपरेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली दोनों का F50। समेशन विच विल बी इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। बेसिक क्वेश्चन था, कुछ खास इसमें दिया नहीं है। नियर वाला सर प्रॉब्लम होता है सर। हम्म, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स का। द फोकल length of the objective and eyepiece of a microscope are 2 centimeter and 5 centimeter, and the distance between them is 20 centimeter. Distance between them is 20 centimeter. ठीक है, तो find the distance of object from the find ये the distance of object from the objective. मैग्निफिकेशन नहीं दी। Objective when the final image is final image is seen by the eye is 25 centimeter from the eyepiece. ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल लेना। ठीक है, सॉल्व करो इसको। इस क्वेश्चन में हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें ओके उस ओके। तरीके से डिस्टेंस वगैरह गिवन है ताकि तुम उसको कैलकुलेट कर पाओ। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन दिया है, उसके हिसाब से हम लोग वैल्यूज ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस का 2 सेंटीमीटर दे रखा है एंड जो आई पीस है उसका 5 सेंटीमीटर, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वन। और जो ऑब्जेक्टिव के लिए है और जो आई पीस के लिए, आई पीस के लिए उसने पहले ही बता दिया कि इसका जो इमेज बनना चाहिए वो कहाँ पे बनना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे 25 बनना चाहिए। तो -25। इस जगह पे हम लोगों ने आई पीस के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें कि वी ई पुट कर लिया हम लोगों ने, कितना, -25 25। सेंटीमीटर। और एफ ई दे रखा है तुम्हें, इट इज 5 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इन दोनों के वैल्यूज को पुट करेंगे
पुट करने के बाद हम लोग यू ई निकालेंगे। तो यू ई कितना निकल के आया इधर से? सर मैंने अलग से किया था, एक माइनस सेकंड। 25/6 सेंटीमीटर। -20 आएगा। चेक करो, -25/4 ना। देखो -25/4 आएगा सर। हो रहा 25 है। + 5 -25 + 5 -20 हो जाएगा। माइनस ही आया, और ये प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा 1/, सही। UF/U+S। ठीक है, और ये 1/U हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसको माइनस साइन को बाहर निकाल लो, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5। ऊपर कितना आया ये? 30। हाँ 30 डिवाइड बाय 25 इंटू 5 कितना हो रहा है? ओके, हाँ हाँ sorry। 6। 25/6। 25/6 ही आया ना। यस सर। अच्छा हाँ, सॉरी सर, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी। उसके बाद फिर अब क्या कर लेना है, इसको वी ओ निकालना है हमें। तो तुम्हें, L-। हाँ, ये जो था इमेज 25 पे बनना था, उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए वो तुम्हें पता चला। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? ये डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये ऑब्जेक्ट तो इसके लिए है, लेकिन इमेज है इसके लिए। ऑब्जेक्टिव, यस। तो इस डिस्टेंस से मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे ऑब्जेक्टिव लेंस का कैलकुलेशन करना है, जिसमें कि एफ ओ दे रखा है। तो मैं कितना दिया है? 18। कितना दिया आपने? 1 2 सेकंड। सेंटीमीटर दिया है ना। हाँ FO। ओके। और मुझे निकालना है वी ओ, ये डिस्टेंस। तो वी ओ कितना हो जाएगा? माइनस करना पड़ेगा पूरा डिस्टेंस बिटवीन द लेंस विच इज 20 माइनस ऑफ 21। 25/6। 25/6। कितना आ गया ये? 120 -95/6। 95/6। तो 95/6 क्या है? ये वी ओ है। और ये प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस ही होगा। हाँ, राइट साइड में बन रहा और है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फॉर्मूला यूज करो, वैल्यूज को पुट करके, तो इधर से यू नॉट निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है यू नॉट? मेरा आया था 1, किधर गया? 190/83 हाँ, आया था। 190/83 ये आ जाएगा। अब वापस से इसको क्या करना है? मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, मैग्निफिकेशन। उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, विच इज माइनस MO/ME। ऑफ पी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस d/f e। इसमें सारे वैल्यूज को पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर सर MO/ME बेसिक्स सब पे कर सकते कौन सा? हैं। MO/ME सब वैल्यूज हैं हाँ, सर, दोनों V का बाई यू, V बाई मैग्निफिकेशन यू। इंडिविजुअल निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, वो भी कर सकते हो। सर वही तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 190 डिवाइडेड बाय 83 माइनस साइन एक इंडिविजुअल आएगा। 1 प्लस ऑफ 25/3। याद रखना इसमें साइन ऑलरेडी पुट हो चुका है, तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है D में। अच्छा हर सर, एक मैं में। ये मिस्टेक करता था। हर एक में, हर एक जगह पे साइन पुट हो चुका है। ठीक है, अच्छा तभी तो ओके। माइनस साइन आया यहाँ पे, अदरवाइज क्यों आता है नेगेटिव साइन? सभी के वैल्यूज जो है वो पुट हो चुके हैं साइन के साथ, तुम्हें बस मैग्नीट्यूड पुट करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? यस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इन लेंस। लेंस लास्ट टॉपिक सर इसका शायद से।
लेंस में क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कैसे होता है? रेड को टिक करता हूँ तो ब्लू आता है, ब्लू को टिक करता हूँ तो रेड आता है। अच्छा है। जबकि तो सिस्टम कौन सा मेरा, बोर्ड है ये? हाँ कौन सा बोर्ड है ये? ये क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट वन वन, नोट। वन नोट। इनबिल्ट, इनबिल्ट वन है। नोट। हाँ इनबिल्ड वाला है ये। ओके, मेरे पास ये जब भी मैं करता हूँ ना तभी होता है ये। वो भी थक गया सर, मिक्स हो करेंगे तुम्हारी स्क्रीन इससे शेयरिंग कलर्स। करने के कारण से होता है, अदरवाइज बहुत अच्छे तरीके से चलता है, कोई इशू नहीं होता है। ओके। सिस्टम मेरा अच्छा है, आई7 10 जनरेशन है, इससे अच्छा और क्या आई चाहिए। सेवन है, मेरा सर हाँ आई 8 है, 5 जनरेशन। i8। सॉरी आई 7 है, सॉरी सॉरी, आई आई 5 आई थिंक, तो 8 निकला जनरेशन हाइट का है। तब निकला ही था अरे भाई। नहीं, 8 जनरेशन बोलना चाहता था सर मैं, एक्चुअली हाँ गलती से समझा। निकल गया। अच्छा अच्छा, 8 जनरेशन है, सही है i7 सर। 8 जनरेशन ना। नहीं, आई 5 है सर, देखना पड़ेगा, पता नहीं। पुराने हैं आई, सर, गरीब हम लोग रहते अरे नहीं नहीं, हैं। तुम्हारी जरूरत भी क्या है, अभी जरूरत ही नहीं है वही, तुम लोग को, कॉलेज में भी जरूरत नहीं तो पड़ेगा। जब तक कोई कॉलेज में एडिटिंग पड़ेगा। सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं चलाए ना तब तक कोई ज़रूरत नहीं है, कोडिंग के लिए ज़रूरत i5 तक ही है। अगर काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह चलाया, फोटोशॉप भी i5 में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुमने चलाया सर आफ्टर इफेक्ट कॉलेज में तो वगैरह। पढ़ता ही है ना, हाँ, हम लोग सोच रहे हो कौन सा खरीदूंगा कॉलेज के लिए। खरीद लोगे कॉलेज में जाकर के, गेम खेलोगे ही, तो खरीदोगे ही। गेम, सर हाँ, गेम मेरे को गेम खेलने से इंटरेस्ट नहीं है उल्टा गेमिंग में खराब सर हो ज्यादा। जाता है भाई। गेम से उल्टा खराब हो जाएगा ज्यादा जल्दी। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन खेलते हैं, और जाओगे तब पता खराब क्यों चलेगा होगा? ना। वो तो है। हाँ, देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास कोई एक लेंस है और इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कैसा, ये जो लाइट रे है इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से इमेज बनाएगा। ये हमारा जनरल तरीका होता है बनाने का, और हम लोग बोलते हैं कि इमेज इस जगह पे बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करा था तो उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला था वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। हम लोग जो भी हम्म। वेवलेंथ का लाइट यूज करेंगे इंसिडेंट लाइट, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेवलेंथ अगर हम लोग बात करें तो रेड, जब अगर वाइट लाइट बात कर रहे हैं तो वाइट लाइट में कॉम्बिनेशंस ऑफ वेवलेंथ होते हैं, मतलब कि वेब VIB GYOR। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगा वो किसका होगा, रेड का होगा, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वॉलेट का होगा। तो वोल्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट। वॉलेट का होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है तुम्हारा फोकल लेंथ। 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है, 1/r1 और 1/r2 तो हमारा चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन क्या ये फोकल लेंथ जरूर चेंज होने वाला है। क्यों, क्योंकि म्यू का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। ओके। नहीं बात समझ में आया। अगर मैं म्यू का वैल्यू पुट करूं, म्यू रिलेटिव का वैल्यू पुट करूं रेड, न्यूलेंस। तो मुझे जो फोकल लेंथ मिलेगा रेड के लिए मिलेगा, और अगर मैं म्यू रिलेटिव का वैल्यू पुट करूंगा वॉलेट, तो मुझे फोकल लेंथ वॉलेट का मिलेगा। तो बात ऐसी हो गई कि अगर तुम लेंस लिए हो तो तुम्हारे पास दो फोकल लेंथ, आया ना, दो तुम्हारे फोकल पास लेंथ है। दो फोकल हाँ, लेंथ। कैसे दो अलग फोकल अलग लेंथ, वेवलेंथ है, हाँ एक अलग रेड, अलग वेवलेंथ। हाँ हाँ, रेड के लिए फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, वॉलेट कम का होगा ना सर। म्यू ज़्यादा है,
हाँ, तो फोकल लेंथ ज्यादा तो होगा। उसका फोकल लेंथ क्या होगा? कम। कम कम कम, कम। सॉरी इनवर्स है। इनवर्स है ना? हाँ। यस। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ कि फोकल लेंथ वॉयलेट के लिए कम हो गया, वॉयलेट का फोकल लेंथ इस जगह पे होगा और रेड का फोकल लेंथ इस जगह इस पे होगा। हालांकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में काफ़ी कम होगा, काफ़ी छोटा होगा, लेकिन फिर भी डिस्टेंस तो है। तो वॉयलेट के लिए जो है इमेज इस जगह पे बन रहा है और रेड के लिए जो है इमेज इस जगह पे बन रहा है। अब तुम सोचो, मुझे जो इमेज दिखेगा वो दो अलग अलग दिखेगा, एक वॉलेट वाला इमेज दिखेगा और एक रेड वाला इमेज दिखेगा, हाँ या ना? दिखेगा ही नहीं इसलिए। हाँ, हाँ। नहीं नहीं दिखेगा। जैसे कि कोई भी एक मोनो कलर का इमेज दिखता है ना, एक जैसे कलर का, हाँ। सामने तुम आंख में एक फिल्टर लगा लो, कौन सा, रेड ग्लास पानी में, तो सब कुछ रेड दिखेगा, अच्छा। है ना? तो उसी तरह का ये भी चीज होगा, ये जो तुम्हें इमेज दिख रहा है वो तुम्हें वॉलेट कलर का दिखेगा पूरा, और ये जो इमेज दिखेगा पूरा रेड कलर का दिखेगा। ओके। इवन सिर्फ वॉलेट और रेड नहीं दिखेगा, ये सारे कलर्स दिखेंगे, बी आई इनके बी बीच में जी रहेंगे ना। वाई ओ आर, हाँ, सभी सबके बीच में रहेंगे। तो ये क्या चीज हो गया? इमेज फॉर वॉलेट एंड इमेज फॉर रेड। अब मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, तो इसका पावर कितना है? हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्पर्सिव पावर निकाला था, याद है? हाँ सर, ओमेगा। 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 थीटा बाई मीडियन। क्या था डिस्पर्सिव पावर निकल के आया था, याद है क्या? थीटा एंगल बाई ऑफ मीडियन था ना सर, म्यू म्यू वॉलेट वी माइनस म्यू रेड अपॉन डिवाइडेड बाय म्यू बाय म्यू येलो। येलो था। यस सर। तो क्या मैं इसको डेल्टा म्यू डिवाइडेड बाय म्यू बोल सकता हूँ? हाँ, है मीन ना? डिविएशन, हाँ, सॉरी मीन, मीन ले लिया आपने। मीन ले ओके। लिया मैंने। ओके अब आगे हम लोग काम करते हैं लेंस के लिए। सर, एक सेकंड रिजॉइन करें सर बस। हम्म। तो अब क्या करना है मुझे? मैंने फॉर्मूला लिया, वन बाय एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन और वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू का, और इसको डिफरेंशिएट कर लिया। तो वन बाय एफ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? किसके रिस्पेक्ट में? पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, ठीक है, इम्प्लिसिट तो फंक्शन का माइनस वन डिफरेंशिएशन बाय कैसे एफ करते स्क्वायर। हैं? पहले तो इसका एफ का डिफरेंशिएशन करो, एफ रेस टू पावर माइनस वन है तो माइनस वन सामने आ जाएगा, माइनस वन ऊपर चढ़ेगा। यस सर, समझा। समझ में आ गया? अब वन बाय एफ स्क्वायर नहीं और तो साथ हाँ में आएगा सर। डी एफ इज इक्वल्स टू, अब ये चीज वेरिएबल है, ये चीज तो कांस्टेंट रहेगा, वन बाय हाँ, आर वन वो माइनस वन चीज बाय है। आर टू वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या डी हो म्यू। जाएगा? डी म्यू, एल और टी वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू होगा, आर टू। ये हो जाएगा माइनस डी एफ बाय एफ इज इक्वल्स टू डी म्यू, और वन बाय आर वन माइनस ऑफ वन बाय आर टू एज इट इज रहेगा, लेकिन एक एफ इधर से हटाया है मैंने, तो एक एफ को हम्म। तो इधर लेकर के जाऊंगा। अब चाहो तो तुम एफ का वैल्यू फॉर्मूला जो था या फिर जो वैल्यू था वो पुट कर लो, या फिर वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू का वैल्यू यूज कर लो। ये म्यू माइनस वन है इंटू वन बाय आर टू है, तो ये कितना हो जाएगा? सर डेल म्यू को तो लिख सकते हैं ओमेगा डी एफ, ओमेगा म्यू। बोलो। सर क्या? एफ का वैल्यू पुट करना है ना तुम्हें, ये जो चीज है। तो तो वो म्यू माइनस वन आ जाएगा ना नीचे, से हाँ, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल इनटू आउट हो जाएगा। मतलब इनटू म्यू माइनस वन हो जाएगा।
डेल म्यू अपॉन म्यू माइनस वन। डेल म्यू अपॉन म्यू। म्यू म्यू माइनस वन। माइनस वन हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन, और ये माइनस साइन है डी एफ अपॉन एफ। इस माइनस साइन को मैं इसी तरफ लगता हूँ, और माइनस साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव किस बात को डिनोट कर रहा है, बोलो नेगेटिव साइन किस बात को डिनोट कर रहा है, कि मैक्सिस रिफ्रैक्टिव का पॉजिटिव। इंडेक्स ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो एफ कम, ये इस बात को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर जाएगा, ओ, तो ये इस तरफ समझा। एल एच एस आर एच एस इक्वल होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से किसी भी लेंस का अगर मुझे लेंस के लिए मुझे डिस्पर्सिव पावर निकालना होगा, तो वो कितना बोला जाएगा, माइनस डी एफ अपॉन एफ, ये हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर। तो मुझे डिस्पर्सिव पावर निकल गया, मुझे क्या करना है कि इस एब्रेशन को ख़त्म करना है। तो अगर इसे ख़त्म करना है, कम्प्लीटली हटाना है, तो मुझे दो लेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी, और उन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से मुझे एब्रेशन नहीं दिखना चाहिए। मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ अभी, कि तुमने एक फोकल लेंथ लिया f1 और ये फोकल लेंथ लिया f2, तो f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है ना। यस। इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बना, जिसका फोकल लेंथ कैपिटल है, इसको डिफरेंशिएट करा तो 1/df अपॉन एफ स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू यस। माइनस डी माइनस अपॉन ऑफ एफ डी एफ वन अपॉन एफ वन स्क्वायर एफ माइनस ऑफ डी एफ टू अपॉन एफ टू स्क्वायर, एफ टू स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लो, तो ये आएगा डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ वन अपॉन एफ वन स्क्वायर प्लस डी एफ टू अपॉन एफ टू स्क्वायर। अगर तुमने एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लिया है, मतलब कि जो भी डिफेक्ट्स थे वो खत्म हो गए, है ना, और नो एब्रेशन। अगर एब्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रेड का फोकल लेंथ और वॉलेट का फोकल लेंथ सेम होना चाहिए, हाँ, एक ही जगह मीट होंगे। एक ही जगह होना चाहिए, तभी तो सारे कलर्स के जो लाइट रेज होंगे एक ही जगह पे मिलेंगे। तो इसके लिए डी एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, यस। है ना। डी एफ इसी बात को डिनोट कर रहा था ना, इट इज द छोटा सा हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द गैप। वॉलेट एंड रेड के बीच का। तो ये डी यस। एफ क्या होना चाहिए, 0। अब इस डी एफ का वैल्यू मैं इस जगह पे 0 कर लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा रिलेशन दैट डी एफ वन अपॉन एफ वन स्क्वायर प्लस डी एफ टू अपॉन एफ टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डी एफ वन अपॉन एफ वन क्या होता है हमारा, ओमेगा, हाँ, ये वन वाले का ओमेगा राइट हो साइड। जाएगा, implies omega 1 upon f1 plus omega 2 upon f2 is equals to क्या होना चाहिए, 0, जीरो। है ना। बोलो, यस सर। समझ में आया। हम्म। हाँ, यस। डेरिवेशन समझ गया। इस जगह पे ये जो पावर का फॉर्मूला लिखा मैंने, ये इस जगह पे -1 होता है ना,
हाँ है ना? हाँ वही थोड़ा बीच में खटक रहा हाँ, था। हाँ, मैंने सुन लिया मेरा। a तो into b minus 1 yes। ये आंसर। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें अगर क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन करना है लेंस का, तो लेंस वाले के केस में मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इस तरीके से इसमें कंडीशंस वगैरह लगाने। ठीक है क्या? यस। तो ये तो हम लोग का क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट हो बनेंगे? गया। बोलो। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस क्वेश्चन क्या देंगे इसमें? क्वेश्चन बोलेंगे कि इस तरीके से दो लेंस को लेना है मुझे ताकि इसका क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो पाए। एक का फोकल लेंथ ये है, दूसरे का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए ये बताओ। फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव, बेस्ड बस हाँ पूरा? फॉर्मूला बेस्ड होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह गिवन होगा। ठीक है, अच्छा। शीट में देखना क्वेश्चन दिए होंगे, एक दो तो दिए होंगे तो मिल जाएंगे। हाँ एक दिया था, ओके। कॉम्प्रिहेंशन ही दिया था इस पे। हम्म। तो ये हम लोग का पूरा सर ज्योमेट्रिकल हो गया। ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया। हाँ, और